ओके जी, लास्ट टाइम हमने ओरेकल की इंस्टॉलेशन देख रहे थे लाइनक्स के ऊपर। प्री रेक्विजिट्स हमने ऑलमोस्ट कर लिए थे। जस्ट गो थ्रू दोबारा कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। हमने जी कर्नल सबसे पहले हमने कर्नल पैरामीटर सेट किए हैं। ETC में .conf फाइल, ठीक है। फिर हमने ग्रुप एंड यूजर क्रिएशन किए। फिर हमने RPMs इंस्टॉल किए और ओरेकल का सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया उस मशीन के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप्स करेंगे वो ये है जी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। और फिर एक्चुअल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ये हम से करेंगे ओरेकल से। ठीक है, परफॉर्म करते हैं जी। मैं इस वर्चुअल मशीन में ओरेकल यूजर से अब लॉगिन होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि एक टर्मिनल में स्विच कर रहे हैं ओरेकल यूजर पे, या दूसरा बेहतर तरीका ये है कि आप लॉग आउट करें और ओरेकल यूजर से लॉगिन हो जाएं अगर आप ऑलरेडी रूट यूजर लॉगिन। तो इस वर्चुअल मशीन के ऊपर मैं लॉगिन हो गया जी ओरेकल यूजर से। वेरीफाई कर लेते हैं कि ओरेकल यूजर को जहां पे हमने इंस्टॉलेशन करनी है वहां पे राइट्स भी हैं कि नहीं। ds-h हमने इंस्टॉलेशन जो करनी है वो U01 पे करनी है और सॉफ्टवेयर की ओरेकल के सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन। तो U01 पे चले जाते हैं और यहाँ पे वो डायरेक्टरी बना के देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट एक डायरेक्टरी बनाई है, वो क्रिएट हो गई है और बाकी मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इसी लोकेशन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो उसकी जिप फाइल्स हैं जिसको अनजिप करेंगे हम। अनजिप पे लगा देते हैं। सर ये U01 से डेटाबेस के अंदर ऐड करा होगा। हाँ जी, U01 में डेटाबेस के का एक फोल्डर बनेगा, वहाँ पे ये अनजिप हो जाएगा। दूसरा फोल्डर भी, दूसरी जिप फाइल भी इसी लोकेशन पे अनजिप करनी है, इसी में वो अपेंड कर देगा। आप लोग आप ये करेंगे। ओके जी, सॉफ्टवेयर अनजिप कर लिया मैंने, दोनों करनी है। तो ये एक डेटाबेस के नाम से फोल्डर बन गया यहाँ पे। अच्छा, अब उस सेटअप चलाने से पहले नहीं, अलग अलग करना पड़ता है आपको, ठीक है। ये देखें मैं दो अलग अलग कमांड्स दी। देखें मैंने पहले अनजिप किया, अनजिप और 1 of 2, और फिर बाद में मैंने 2 of 2 अलग से अनजिप किया। नहीं कर सकते हैं, एक ही में दोनों कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग किया, ठीक है। जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पे अनजिप कर दे, वहीं पे एक डेटाबेस का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की बात की थी। लाइनक्स में इन्वायरमेंट वेरिएबल आप सेट करते हैं एक्सपोर्ट की कमांड से। एक्सपोर्ट और आगे वेरिएबल का नाम लेट से और आगे जहां पे आप ओरेकल बेस बनाना चाहते हैं। मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। मैं U01 पे हूं। मैं चाहता हूं U01 पे APP का फोल्डर बने। ये कन्वेंशन है ओरेकल की, ये ओरेकल बेस डिक्लेयर हो। तो मैंने ओरेकल अंडरस्कोर बेस का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया U01 APP के इक्वल, ठीक है। एक्सपोर्ट और आगे वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू देते हैं और वेरिएबल का नाम हमेशा अपर केस में होगा, तो याद रखें। इसी तरीके से 1 by 1 सारे वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेंगे। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि टर्मिनल, ये हम इस टर्मिनल के ऊपर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं, ठीक है। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का स्कोप ये टर्मिनल ही है। जैसे इस टर्मिनल से हम एग्जिट करेंगे
ये इन्वायरमेंट वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि एक फाइल होती है हर यूजर के होम फोल्डर में। मैं यूजर के होम फोल्डर में चला जाता हूँ, एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, CD स्पेस करके, तो मैं अब इस वक्त इसके होम फोल्डर में LL करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ डेस्कटॉप का फोल्डर नजर आ रहा है और कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है। LL-A अगर करता हूँ तो ये मुझे हिडन फाइल्स भी दिखाएगा। LL-A करेंगे तो आपको हिडन फाइल्स होती हैं लाइनक्स में, डॉट से स्टार्ट होती हैं। ये देखिए डॉट से स्टार्ट होती हैं बहुत सारी फाइलें, ये हिडन फाइल्स हैं। इनमें से एक फाइल होती है .bash_profile, ठीक है। ये फाइल हर दफा एग्जीक्यूट होती है जब यूजर लॉगिन होता है। तो आप बेहतर तरीका ये होता है कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल की जो सेटिंग कर रहे हैं, ये जो एक्सपोर्ट करके कर रहे हैं, ये इंस्टेड के टर्मिनल के ऊपर करें, वो आप उस फाइल के अंदर जाके एंट्री सेव कर दें .bash_profile के अंदर, और फिर एक दफा लॉग ऑफ होकर लॉगिन हो जाए। अब एक दफा लॉग ऑफ हुए लॉगिन होंगे, वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हुए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर आपने देखना हो कि वो सेट हुआ है कि नहीं, इको की कमांड है, इको और आगे डॉलर साइन और आगे वेरिएबल का नाम। देखें उन्हें आउटपुट दिए इस वेरिएबल में ये सेट हुआ है, हमने यही सेट किया था ना, ठीक है। इसी तरह मैं करता हूँ इको $oracle_home, उसमें क्या आउटपुट आई है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने सेट ही नहीं किया अभी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सारी लिस्ट मैंने एक फाइल में सेव की हुई है, उनको कॉपी कर लेता हूँ, अपने हिसाब से मॉडिफाई करूंगा। ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, VI करता हूँ मैं, .bash_profile सबसे आखिर में चला जाऊंगा, इंसर्ट मोड में ले आऊंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। जितनी स्पेसेस हैं खत्म कर देते हैं। अच्छा, इन इन्वायरमेंट वेरिएबल ये तो मैंने एक डिफॉल्ट सेटिंग करके रखी है, आपने अपने हिसाब से चेंज करना है। Oracle_host नेम आपने करना है वो जो इस मशीन का नाम है जिस पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। मैं इस मशीन का नाम देख लेता हूँ, daisy.oranet.com है, तो मैं यहाँ पे उसको चेंज कर लूंगा ना, नहीं तो फिर आप इंटरप्राइज मैनेजर में चलेगा, लाजमी यही लेना आपने, ठीक है। फिर Oracle बेस मैं इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ यहाँ अपनी मशीन के ऊपर, U01 के अंडर APK के फोल्डर में, वहाँ पे Oracle का फोल्डर बना देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो मर्जी बना लें, आपके पास पार्टीशन जो माउंट पॉइंट है वो U01 के नाम से नहीं है, किसी और नाम से, वो नाम यहाँ पे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। Oracle होम जो है वो Oracle बेस के अंडर, यानी कि यहाँ पे देखें $Oracle बेस रखा है, $Oracle बेस का मतलब है ये वैल्यू, इससे ऑनवर्ड ये वाला पाथ मैंने इस पे ऐड कर दिया। अब मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो 11.11 जो रिलीज 2 है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 11.1.0 में, इसको जरूरी नहीं है आप इसको 1 भी रहने दें तब भी ठीक है, इसको मैं 2 कर देता हूँ 11.2.0, तो ये 11 रिलीज 2 है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यही रखें, आप जो मर्जी कन्वेंशन फॉलो करें। दिस इज कन्वेंशन जो कि आप Oracle आपको कहता है, जिसको OFA कहते हैं, Oracle फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर कहा जाता है इसको। जरूरी नहीं है कि आप ये कन्वेंशन फॉलो करें, आप जो मर्जी हायरार्की बना लें, जो मर्जी डायरेक्टरीज के नाम रख लें। Oracle_SID ये डेटाबेस का नाम होगा जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, आप अपनी मर्जी से prod टेस्ट जो मर्जी रख लेना। बाय डिफॉल्ट मैंने इसको DB11 रखा हुआ, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। देन ये पाथ के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, LD लाइब्रेरी पाथ है और क्लास पाथ्स के, इनको बाद में जाके जब हम एडवांस 1 में जाएंगे उनको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिस्कस सिस्टम का नाम, हमने जब लाइनक्स इंस्टॉलेशन की थी ना तो हमने इस मशीन का नाम ये रखा था, ठीक है। अच्छा, वैसे आप पिंग भी करके देख लें, पिंग daisy.oranet.com, ठीक है, पिंग हो रहा है। जब पिंग हो रहा है तो इसका मतलब है ये आपको इंस्टॉलेशन में कोई इशू नहीं आएगा। अब आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल उस फाइल में सेव कर दिए हैं, वो फाइल आप एग्जीक्यूट होगी जब आप लॉग इन होंगे, तो लॉग ऑफ होके लॉग इन होंगे तो मैं एक दफा लॉग ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, हाँ जी, दिस इज अप टू यू, ठीक है। ये आप अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
दोबारा से ज़रा चेक करते हैं। अब मैंने नया टर्मिनल ओपन किया, इको करके चेक करता हूँ, इको $oracle_base, ठीक है, दिखा रहा है। इको $oracle_home दिखा रहा है जी, इको $oracle_sid दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट वेरिएबल सही सेट हो गए और वो शो कर रहा है। सिस्टम डेटाबेस का जो नाम होता है सिस्टम आइडेंटिफायर, ठीक है। जब आप SQL+ लिख के एंटर करेंगे ना और यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो आपको इस डेटाबेस से कनेक्ट कराएगा, जो इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो आपने नाम दिया हुआ। अदरवाइज उसको नहीं पता कि एक मशीन के ऊपर 3 डेटाबेसेस चल रही हैं, तो बाय डिफॉल्ट Oracle_SID के इन्वायरमेंट वेरिएबल में जिसका नाम आप देंगे वो डिफॉल्ट सेट होगी। नहीं, ये मस्ट नहीं है, आप सेट कर लें तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज बाद में आपको डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए उसकी TNS एंट्री बनानी पड़ेगी, @ करके कनेक्ट करना पड़ेगा अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं सेट हुआ हो। तो जब हम देखेंगे आगे इंस्टॉलेशन कर लेंगे ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल को मैं खत्म करूंगा वो फिर मैं डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, उसको पता नहीं चलेगा किससे कनेक्ट करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास Oracle का सॉफ्टवेयर है। हाँ, अच्छा, हर मशीन का जो IP है ना, नाम जो है वो रिजॉल्व होता है IP, ठीक है ना। आपको पता है एक वो सर्विस होती है जो रिजॉल्व करती है, जिसको DNS कहते हैं। DNS का आइडिया है? हाँ, वो क्या करता है? वो सर वो वेक्टर होते हैं ना, जैसे ये गूगल है ना, बैकएंड पे इसका कोड होता है। हाँ, ठीक है ना, कोड नहीं होता। देखें, ये IP एड्रेस। हाँ देखें, हर मशीन आपके नेटवर्क के ऊपर, ये आपका एक नेटवर्क है, उसमें आपके पास ये 3 कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं एक स्विच के थ्रू, ऐसे ही होता है ना। हर मशीन का एक नाम होगा, जैसे ये है जी डेजी, ये है जी ट्यूलिप, ये है जी मैंगो, ठीक है। मशीन्स जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो नाम से कम्युनिकेट नहीं करती, वो आपस में IP से कम्युनिकेट करते हैं। इस मशीन का IP है जी 10.1.1.1, इसका है जी 10.1.1.2, इसका है जी 10.1.1.3, ठीक है ना। एक ही तीनों क्लास की है। अब ये जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो एक दूसरे के IP को की बेस पे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन यूजर के लिए IP को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। एक नॉर्मल यूजर को उसको मशीन का नाम याद रखना आसान है, डेजी, ट्यूलिप, जिंगल, मैंगो, ऑरेंज, जो भी है आपने जो भी नाम दिया, ठीक है। अच्छा, जब आप ये कहेंगे ना मैंने जी मैंगो से कनेक्ट होना है, तो एक्चुअली आपको उसका IP देना पड़ेगा। आपने कहना है जी मैंने डेजी से ट्यूलिप पे कनेक्ट होना है, तो आपको ट्यूलिप का IP देना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं जी डेजी से मैंने ट्यूलिप पे कनेक्ट करना है और नाम से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको फिर एक DNS सर्वर चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, आपके होस्ट नेम को IP में रिजॉल्व करता है। ये एक मशीन आप डिक्लेयर कर देते हैं, उस पर DNS सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसमें सारी मशीन्स के नाम और IP की एक लिस्ट सेव कर देते हैं। हर मशीन का नाम लेट्स से डेजी है, उसका IP ट्यूलिप, उसका IP एंड सो ऑन। हर मशीन का नाम और IP DNS सर्वर के ऊपर जाके सेव हुआ होता है। जब भी किसी मशीन ने एक मशीन है दूसरी मशीन से कनेक्ट करना होता है ना, तो वो करता है जी लेट्स से ये यहाँ से कहेगा जी मैंने ट्यूलिप से कनेक्ट होना है, तो पहले वो DNS के पास जाएगा, DNS उस ट्यूलिप का IP उसको बताएगा, वो IP लेके फिर वो ट्यूलिप से कनेक्ट करेगा। सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, DNS सर्वर किसी भी एक मशीन के ऊपर DNS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना आपको, उसको DNS सर्वर कहते हैं, ठीक है। अब छोटी इन्वायरमेंट जैसे ये वाली इन्वायरमेंट है, यहाँ पे DNS सर्वर नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपने मशीन्स को आपस में नामों से कम्युनिकेट कराना है, तो फिर हर मशीन के ऊपर एक फाइल होती है जिसको होस्ट फाइल कहते हैं, उसमें एंट्री करनी पड़ेगी हर मशीन के अंदर। हर मशीन के अंदर बाकी सारी मशीन के नाम और उनके IPs एंटर करने पड़ेंगे। लाइनिक्स में ये होस्ट की फाइल पड़ी होती है /etc में, और फाइल का नाम होता है होस्ट। वो विंडोज में भी ये पड़ी होती है मतलब C कॉलन में /Windows, इसमें system32, इसमें ड्राइवर्स, इसमें ETC, और इसमें होस्ट की फाइल पड़ी होती है, ठीक है। आपके पास अगर DNS सर्वर नहीं है आपकी इन्वायरमेंट में, तो आप हर मशीन के ऊपर जाके उसकी होस्ट फाइल में बाकी सारी मशीन्स के नाम और IPs उसमें सेव कर दें। अगर लोकल हमारे घर में सिर्फ एक है, हाँ, तो तब उसी का सिर्फ सेव कर दें, ठीक है, जैसे हम अभी करेंगे अपनी मशीन का सिर्फ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये मेरी ये जो मशीन है ना,
इसका मैं आईपी देख लेता हूँ, इफ कॉन्फ़िग, इसका आईपी है जी 192.168.91.131। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वो जो फाइल है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, va/etc/hosts, और इसमें यहाँ पे वो आईपी दे दूंगा, वो यहाँ पे आगे ये होता है जो आपका जो डॉट के साथ नाम होता है ना, उसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं, FQDN उसको कहते हैं। आप मशीन का नाम बगैर डोमेन नेम के भी देंगे और साथ डोमेन नेम के भी स्पेस देके दे देंगे। और जो ये जो आईपी होता है ना 127.0.0.1, ये इसको कहते हैं लूप बैक अडाप्टर, ठीक है। इसमें आपने जो मशीन का नाम है वो हटा देना है, इसमें सिर्फ होना चाहिए लोकल होस्ट और लोकल डोमेन, बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। ये लूप बैक होता है ना, आपने एक मशीन को अपनी एक मशीन है अपने आप को पिंग करना हो, IPv6 वाला जो आईपी है इसको कमेंट आउट कर दें, हैश लगा दें तो ठीक है, और सेव कर दें। अब अगर मैं पिंग करूंगा डेजी, अब ये देखें कौन से आईपी को पिंग कर रहा है, 192.168.91.131 जो मैंने सोर्स फाइल में एंटर किया है। तो कोई भी आप जब पिंग और आगे मशीन का नाम देते हैं तो सबसे पहले वो देखता है कि आपकी होस्ट फाइल, अगर होस्ट फाइल में एंट्री है तो उसको उसके अगेंस्ट वो पिंग कर लेगा, अगर होस्ट फाइल नहीं है तो फिर डीएनएस सर्वर को देखता है, डीएनएस सर्वर पे नहीं है तो फिर एरर दे देता है अननोन होस्ट। जैसे मैं अभी करता हूँ पिंग ट्यूलिप, अब ये चेक कर रहा है, होस्ट फाइल में भी चेक करेगा और डीएनएस सर्वर देखेगा कि इसके पास डीएनएस सर्वर का एड्रेस है, वो देखेगा उसको नहीं मिलेगा तो वो एरर दे देगा, रिजॉल्व नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है, अननोन होस्ट उसने दे दिया। अब मैंने अगर मैं इसको कोई आईपी देता तो ये आईपी को उसने पिंग कर लेना था, अगर लेट्स से ट्यूलिप मशीन का मेरे पास आईपी होता, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि आप एंट्री करते हैं होस्ट फाइल के, क्लियर है जी, ओके। अब इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। मैं डेटाबेस मैंने जहां पे अनजिप किया है user1 में डेटाबेस के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुआ है वो सारा 2 जिप फाइल्स, इसमें एक रन इंस्टॉलर के नाम से फाइल है, इसको रन करना है हमने। विंडोज में तो होता है, विंडोज में होता है सेटअप, डबल क्लिक करते हैं वो चलना शुरू हो जाता है। लाइनक्स यूनिक्स में शेल स्क्रिप्ट होता है, उसको आपने रन करना होता है। तो शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आप करते हैं डॉट/ और स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं। आप क्या करें सर, ये इंस्टॉलेशन की होस्ट नेम में एंट्री करना लाजमी है? हाँ, कर दें तो बेहतर है, कर दें तो बेहतर है, अदरवाइज हो सकता है। कई जगह जिसमें आपने किया था वो दूसरी टर्म की होस्ट नेम दिया आगे कंटेंट्स। आपने जो 127 वाला आईपी है ना उसमें मशीन का नाम नहीं आना चाहिए, उसमें लोकल होस्ट वाली एंट्री हो सकती, ठीक है। हाँ, आपको एक जगह एरर दे देगा फिर वो, अगर ये यहाँ पे वो रिजॉल्व नहीं कर पाता तो, ठीक है। लिसनर के टाइम पे वो हाँ हाँ, सर लेकिन आखिर में फिर दोबारा लोकल होस्ट तो आया हुआ है ना? तो वो कोई मसला नहीं है, इस पे लोकल होस्ट बेशक आए। ये जो आप जो 127 वाली एंट्री है ना उसमें एक्चुअली जो आपकी मशीन का नाम है वो नहीं आना चाहिए। इसमें देखें एक्चुअली मशीन का नाम डेजी है, तो इसमें डेजी किसी जगह नहीं आ रहा। पहले ऑलरेडी आ रहा था। हाँ, पहले ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आता है ना, ठीक है। मुझे असल में मैं कंफ्यूज हूं इसमें कौन सी, अब आपने सर पहले यहाँ पे 192.1 पहले मशीन का नाम लिखा है और फिर बल्कि एलियस सी क्रिएट की मशीन की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये एंड में भी लग सकती है वैसे। हाँ, जैसे मर्जी कर, जैसे मर्जी वो तो लेकिन स्टार्ट में मैं उधर मशीन का नाम लिखूं नहीं करता तो आगे जाके ना लिसनर को एड दे देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो या तो इसको कमेंट आउट ही कर दें 127 वाले एड्रेस को, अगर आपने कोई रियल एड्रेस दे दिया हुआ तो, ठीक है, आपने कोई आईपी दे दिया वो एंटर कर दिया तो फिर इसको कमेंट आउट ही कर दें। अगर अदरवाइज कमेंट आउट नहीं करना तो यहाँ से आप मशीन का नाम इसमें से रिमूव करना है, ठीक है जी। अच्छा, आप रन इंस्टॉलर चलाएंगे डॉट/ और आगे रन इंस्टॉलर लिखेंगे, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है, आई अपर केस में है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अपर केस में दिया। रन इंस्टॉलर चलाएंगे तो आप ये विजिट चलेगी, इंस्टॉलेशन विजिट, वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा और मेटरलिंक का सपोर्ट पूछेगा, हमने कहना जी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस पे राइट क्लिक करके ना थोड़ा ऊपर मूव कर जाएंगे यहाँ मूव, हाँ क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने से इस पे वो शाम बन जाएगा।
रेजोल्यूशन की वजह से ना। ये बिल्कुल सही। तो बिल्कुल एंड में क्लिक करेंगे, ये फिर दोबारा वही ऑप्शन आ जाएगी। सर होस्ट में एंट्री के बाद लॉग आउट की जरूरत नहीं। नहीं, सर जहाँ पे इवेंट इसमें खत्म हो रही है ना, इसी लाइन पे क्लिक कीजिएगा राइट पे। यहाँ पे नहीं यहाँ पे खत्म, यहाँ पे। अच्छा जी, जब हम नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेगा जी ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड नहीं किया, हम इसको जस्ट यस कर देंगे। वैसे इसकी रिजोल्यूशन कैसे सेट करते हैं कुछ? देखें वो अगर ड्राइवर इसने उठा लिया हुआ हो ना, रेफरेंसेस में जाके स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर इसने ड्राइवर उठा लिया हुआ, हाँ जैसे इसमें है, इसको ये कर देते हैं। अब कोई इशू नहीं, ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर आप सही सेट कर देंगे तो फिर मसला नहीं आएगा। अच्छा, बैक आते हैं, वापस दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं जी। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो आपके पास आएगी, ठीक है। आपने इसमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है, आपको मैसेज देगा कि ईमेल एड्रेस आपने दिया, आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस, इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली या अपग्रेड। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर करेंगे तो ओरेकल का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर देगा, वो साथ लिसनर भी क्रिएट कर देगा, डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा खुद ही, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं वैसे करता हूँ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली, बाद में हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर डेटाबेस क्रिएट, सिर्फ ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, बाद में हम इसके टूल्स यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सर हम विंडो में इंस्टॉल करते रहेंगे क्रिएट वाला, हाँ, तो नहीं हो रहा था सर, मैं एरर दे देता था। नहीं वो एरर कोई रीजन की वजह से होगा, एरर नॉर्मली नहीं आता, ठीक है। हम कंप्लीट होने के बाद विंडो में इसने एक मैसेज दिया है कि कुछ फाइलें इसका रिप्लेस करना है। अच्छा, वो एंटरप्राइज मैनेजर नहीं होता, वो कोई मसला नहीं, वो इग्नोरेबल है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली करेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जी सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस करनी है, क्लस्टर करना है हमने, सिंगल इंस्टेंस ही करना है, ठीक है। वो बाद में देखेंगे, फिलहाल छोड़ दें, नेक्स्ट करना है। अच्छा, इसमें लैंग्वेजेस डिफॉल्ट लैंग्वेजेस आने देनी है आपने, नेक्स्ट करना है। अच्छा जी, आपने डेटाबेस इंटरप्राइज एडिशन करना है, स्टैंडर्ड करना है या स्टैंडर्ड 1 करना है। इंटरप्राइज में सारे फुल फ्लैश फीचर अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड में कम है, स्टैंडर्ड 1 में उससे कम है, ठीक है। तो इंटरप्राइज एडिशन सबसे एक्सपेंसिव है, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड एडिशन में की प्राइस काफ़ी कम है, ठीक है। तो आपने जो लाइसेंस परचेज किया उस हिसाब से इंस्टॉल करेंगे, वैसे आप इसको फुल फ्लैज इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन पर्पजेज के लिए। नेक्स्ट करते हैं इसको कौन सा कर रहे हैं सर? हम इंटरप्राइज, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें उसने ओरेकल बेस का पाथ खुद ही उठा लिया है जो हमने सेट किया था। अच्छा, ओरेकल होम का पाथ भी सॉफ्टवेयर लोकेशन में ओरेकल होम आपको बता रहा है, तो ये वेरीफाई कर लें कि ये वही लोकेशन है जो हमने उस इन्वायरमेंट वेरिएबल में दी थी। अगर नहीं है तो यहाँ पे चेंज करके वो लोकेशन दे दें, वो पाथ दे दें। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? इको करके एक और टर्मिनल ओपन करें, इको $, ओरेकल अंडरस्कोर यूजर 1 ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 11.2.0 DB अंडरस्कोर 1, ठीक है जी, ये सेम पाथ है वो कुछ। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री कहाँ पे बनाए? यूजर 1 ऐप के अंदर इन्वेंट्री का फोल्डर, और इन्वेंट्री का फोल्डर। इन्वेंट्री क्या होती है? जैसे विंडोज में रजिस्ट्री होती है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे इंस्टॉल हुई हैं, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री के ओरेकल के कौन कौन से ओरेकल होम कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है? जो उस यूजर का ग्रुप है, हमने ओ इंस्टॉल का ग्रुप बनाया था और उसका प्राइमरी ग्रुप सेट किया था, ठीक है। आप जो मर्जी ग्रुप बना लें, कोई जरूरी नहीं, जो मर्जी बना लें, अपने नाम से बना लें, जिस मर्जी नाम से बना लें, लेकिन कन्वेंशन है कि वो इंस्टॉल, हाँ जो मर्जी बना लें। देन यहाँ पे आपको ग्रुप दिखा रहा है जी के OSDBA का ग्रुप DBA होगा और OS ऊपर भी DBA हमने दिया। यहाँ पे भाई आप अपनी मर्जी से जो ग्रुप बनाना चाहते हैं बना, ठीक है। वो नो इश्यूज, नो इश्यूज।
मैंने ऊपर का आई थिंक हाँ शेड्यूल बना लिया हाँ ठीक है। अब वो प्री रेक्विजिट चेक करेगा, कुछ वार्निंग्स देगा आपको, वो सिंपली इग्नोर की जा सकती है, जैसे ये कर्नल पैरामीटर्स की उसने कही है, ठीक है। ये सिंपली और स्वैप का भी उसने कहा है, जो फिजिकल मेमोरी का भी कहा है, इसको जस्ट इग्नोर कर दें, ठीक है। इसको चेक कर देंगे इग्नोर को, और आप इसको नेक्स्ट। सर विंडो के केस में भी ऐसे करेंगे? हाँ जी ऐसे करेंगे सर। टेस्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ अगर इंस्टॉल करना एक सिस्टम पे तो हुआ हुआ है, दोबारा प्रैक्टिस के लिए तो उसमें मेमोरी अगर कम भी हो तो इंस्टॉलेशन तो कर देगा। हाँ इंस्टॉलेशन होगी, लेकिन बहुत कम नहीं होनी चाहिए, 512 भी मेमोरी होगी तो फिर वो सिर्फ उस पे काम नहीं करना, सिर्फ नहीं, इंस्टॉलेशन। लेकिन वो इंस्टॉलेशन की भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है। रैम 512 नहीं, मिनिमम वो उससे कम पे नहीं होगा। विंडोज में हो जाता है ना 512 रैम का। ठीक है जी, आपने सिंपली फिनिश कर देना। अब ये ओरेकल का सॉफ्टवेयर बाइनरीज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, डेटाबेस कुछ नहीं बनेगी क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर ओनली कहा था। ये ऑरेकल बेस में इंस्टॉल होंगी ओरेकल होम में होगी। सर का लोडिंग स्क्रीन पीछे रहा हूँ सबसे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो एंड पे आपको ये दो स्क्रिप्ट रन करने रहेगा कि आप द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एज द रूट यूजर, और ये स्क्रिप्ट्स हैं। एक टर्मिनल ओपन करके उसमें रूट यूजर से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ओरेकल यूजर से हूँ तो रूट यूजर से लॉगिन होने के लिए SU माइनस और आगे रूट नाम दे भी तब भी कोई, और ना भी दें तो उसका मतलब है SU माइनस और आगे यूजर का नाम देना ना दें तो उसका मतलब आप रूट यूजर से लॉगिन होना चाह रहे हैं, ठीक है। और रूट का पासवर्ड आपसे मांग लेगा। मैं रूट यूजर से लॉगिन हो गया हूँ। अब ये जो स्क्रिप्ट्स हैं सिंपली इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। एंटर किया, स्क्रिप्ट उसने एग्जीक्यूट कर दिया। बहुत छोटा कोई। हाँ इसी तरीके से फिर ये स्क्रिप्ट कंट्रोल C और रूट यूजर से आगे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। दैट्स इट। उसको क्या प्रेस करेंगे आगे? ठीक है जी, ये भी हो गया और ये स्क्रिप्ट भी हो गया। ये एक ही स्क्रिप्ट है वैसे, है ना, दूसरा आपने कॉपी नहीं किया। दूसरा कॉपी नहीं हो सकती। कंट्रोल C। हाँ अब ये आपसे पूछेगा कहाँ पे ये एक फाइल क्रिएट करेगा, वो किस लोकेशन पे करेगा। आपने डिफॉल्ट लोकेशन पे करनी है, सिंपली एंटर प्रेस कर देना, ठीक है जी। ये दोनों स्क्रिप्ट रन हो गए। अब आपने यहाँ पे आके ओके प्रेस कर देना और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। तो आपका ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया इस मशीन के ऊपर। और आपने DB बनाया। अब हमने DB क्रिएट करनी है। रेजोल्यूशन में वापस ले आता हूँ। सर ये दो स्क्रिप्ट्स क्या काम करते हैं? मतलब परमिशन सेट करते हैं ओरेकल यूजर के ना, एक और टैब की एक फाइल बनाते हैं, उस पर ओरेकल यूजर को परमिशन देते हैं और बाकी सारे यूजर्स जो रूट और बाकी सारे वो ओरेकल की SQL क्लास की एग्जीक्यूटेबल कॉल ही नहीं कर सकते। और टाइप पे परमिशन देते हैं सर। जो फॉर एग्जांपल मैं ये डेटाबेस अगर डायरेक्टली से उड़ा दूं दोबारा हाँ। करूंगा ना तो और टाइप में मुझे वो डिलीट करनी पड़ेगी। हाँ, और टैब वो एक्चुअली वो आपकी एक वो लॉक फाइल होती है, हाँ। ठीक है। मैं वो लॉक कर लेता हूँ उसको, वो कहता है नहीं इस नाम से डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है, अब जो मर्जी कर दो।
तो ये दो स्क्रिप्ट अगर इंस्टॉलर के साथ ही नहीं हो सकता एग्जीक्यूट? नहीं, ये खुद करने पड़ते हैं, ठीक है। इंस्टॉलर चलाएंगे ना, एंड पे आपको ये स्क्रिप्ट लाजमी कहेगा और ये आपको करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे इशू कोई नहीं होगा, आपका एंटरप्राइज मैनेजर नहीं चलेगा सिर्फ, बाकी डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनको स्किप नहीं करना, आपने करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए मैं SQL+ लिख के एंटर करता हूँ, SQL+ इसने इन्वोक कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे टूल्स भी करूंगा। तो ये अब ये कहाँ से SQL+ इन्वोक कर रहा है, कोई एक कमांड SQL+ एक्चुअली बैकएंड पे एक एग्जीक्यूटेबल कॉल कर रही है, ठीक है। मैं जहां जिस मर्जी लोकेशन पे चला जाऊं, मैं विच और आगे कमांड का नाम दूं तो ये मुझे बताएगा कि ये कहां से इन्वोक कर रहा है। विच लाइनक्स के अंदर विच की कमांड होती है, लाइनक्स यूनिक्स के अंदर विच और आगे कमांड देते हैं। लेट्स मैं करता हूं विच MK ये कहां से कर रहा है, बिन के अंदर से जाके, ठीक है। तो विच और आगे कमांड देते हैं तो वो आपको सर्च करके देता है वो कहां से उसको इन्वोक कर रहा है। लेकिन दिस पाथ शुड बी इन पाथ के एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर ही होना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ बैच प्रोफाइल के अंदर, ठीक है ना। तो ये उसने उसमें जाके देखा कि SQL+ कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो उसने हमें पाथ दिखा दिया। तो जस्ट टू लेट यू नो कि अब हमारे इन्वायरमेंट से एक प्रॉपर सेट है तो हम कोई भी टूल इन्वोक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस की क्रिएशन करनी है। डेटाबेस की क्रिएशन से पहले हमें लिसनर क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप हमने इंस्टॉल किया था ओरेकल सॉफ्टवेयर ओनली, अगर आप करेंगे ना क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस वाला ऑप्शन जो करेंगे तो उसमें वो लिसनर भी खुद ही क्रिएट कर देगा, डेटाबेस भी खुद ही कर देगा ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। हमने क्योंकि सॉफ्टवेयर ओनली किया था, उसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं की, कोई लिसनर क्रिएट नहीं किया। तो सबसे पहले हम लिसनर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक टूल है NetCA, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। लोअर केस में लिखेंगे, एक टर्मिनल पे एंटर करेंगे, वो इसको इन्वोक कर देगा। सबसे पहला ऑप्शन उसने कहा जी लिसनर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे एक लिसनर। लिसनर का नाम डिफॉल्ट जो नहीं देंगे, प्रोटोकॉल TCP यूज 1521 पोर्ट ही जाने देंगे, और अदर लिसनर कॉन्फ़िगर करना है, नो करेंगे। ये बस इसको नेक्स्ट ही करना है हमने। इस पे पूरा एक चैप्टर आगे चल के करेंगे, ये करता क्या है, ये क्यों कॉन्फ़िगर करना होता है। उसमें राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे तो उसमें भी यही विजिट चलेगी, ठीक है। उसके थ्रू एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, उसके थ्रू आप वॉलेट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस की सर्विसेज रजिस्टर कर सकते हैं लिसनर के साथ। इसके थ्रू आप एक तो लिसनर क्रिएशन कर सकते हैं, दूसरा TNS की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे जाके, ठीक है। वो जिसको आप कहते हैं ना एलियस, वो कनेक्शन स्ट्रिंग जिसको आप कहते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे इसको और फिनिश कर देंगे। तो लिसनर क्रिएट हो गया। चेक करने के लिए लिसनर क्रिएट हुआ है कि नहीं, LSNRCTL की यूटिलिटी है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप आगे स्टेटस कर देंगे तो ये देखें जी लिसनर और इसका अप एंड रनिंग है, और ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड का। तो आप लिसनर के कंट्रोल यूटिलिटी के ऊपर है। LSNRCTL लिख के आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिखें जी LSNRCTL स्टेटस, तो आपको लिसनर का स्टेटस दिखा देगा, ठीक है जी। वंस आपने लिसनर क्रिएट कर लिया, अब आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है। उसके लिए आपके पास टूल है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, DBCA लिख के एंटर करेंगे। ये लिसनर क्या अब अभी आप ये देखेंगे, बस आपने ये करना है। ये क्या करता है ये बाद में, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं। लिसनर सुनता है बस। हाँ, लिसनर सुनता है वाकई। बेसिक असली में सुनता है, ज़रा सुनता है। इंटरफेस बिटवीन हाँ, इनकमिंग रिक्वेस्ट को लिसन करता है, कनेक्शन के रिक्वेस्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कराता है। अच्छा जी, DBCA चलाएंगे तो ये पहले वेलकम स्क्रीन आ गई आपके पास। नेक्स्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस, नेक्स्ट जनरल पर्पस करनी है, कस्टम करनी है, डेटा वेयरहाउस करना है। हमने जनरल पर्पस करनी है, तीनों में से जो मर्जी करने वैसे आप। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट तरह की डेटाबेसेस की करेगा, ठीक है। सर कस्टम है फिर वो ज़रा हाँ, अपनी मर्जी से कर सकते हैं आप, ठीक है। हम जनरल पर्पस करते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस का नाम, ये आपने वो नाम देना है जो आपने वो दिया था, या अगर आपने यहाँ पे डिफरेंट दे दिया तो वहाँ पे भी फिर चेंज करना पड़ेगा आपको। Oracle_SID का एनवायरमेंट वेरिएबल है बैच प्रोफाइल में, वहाँ पे जो आपने नाम दिया है या तो वही नाम यहाँ पे यूज करें, अदरवाइज यहाँ पे जो नाम दें वो फिर वहाँ पे भी वही होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपस में। जरूरी नहीं है लेकिन कर लें तो बेहतर है। हमने वहाँ पे DB11G दिया था, ठीक है, मैं इसको DB11G दे रहा हूँ। हम वो बाद में देखेंगे। हाँ जी, हाँ केस सेंसिटिव है, ठीक है।
इसको डिफॉल्ट जाने देंगे, इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी। ये बाय डिफॉल्ट यूजर क्रिएट होंगे डेटाबेस के अंदर, सिस सिस्टम, डीबीएस, एनएमपी, सिसमैन। इनके पासवर्ड आप अलग से भी दे सकते हैं और सेम पासवर्ड भी सारा सबका दे सकते हैं। मैं सबका सेम पासवर्ड दे रहा हूँ यहाँ पे, बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ओरेकल में जैसे लाइनक्स में मोस्ट पावरफुल यूजर आपका रूट है, विंडोज में मोस्ट पावरफुल यूजर आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, ओरेकल में मोस्ट पावरफुल यूजर सिस और सिस्टम है। ठीक है, ये दो यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। एक सेकंड बैक कीजिएगा। कॉन्फ़िगर एंटरप्राइज मैनेजर, ये ग्राफिकल टूल इन वो, ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आएंगे इस पे। तो ठीक है जी, नेक्स्ट करना है हमने। वो कहते हैं जी पासवर्ड आपने उसकी लेंथ कम है, हम इसको जाने देंगे जी। डाटा फाइल्स कहाँ पे रखनी है, फाइल सिस्टम पे रखनी है हमने। ठीक है जी, डिफॉल्ट लोकेशन पे नेक्स्ट करते हैं, इसको भी डिफॉल्ट जाने देते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। नेक्स्ट करते हैं इसको। ये आपने ऑप्शन जरूर चेक करना है, सैंपल स्कीमा। यह अगर आपने ना किया तो एचआर का यूजर नहीं बनेगा, उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एचआर यूजर खोला, उसने वो फाइनेंशियल एचआर यूजर खोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये एक दफा हम दोबारा वैसे ये सारी स्क्रीन गो थ्रू करेंगे और फिनिश कर देंगे। ये आपको एक समरी देगा कि आपने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। ओके करेंगे, अब ये डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो सेम है ना, विंडो में और इसके हाँ, अंदर कोई फर्क सर जो स्क्वाड और ये जो बनते हैं, ये भी सैंपल में ही आता है। हाँ, वो सैंपल वाला ऑप्शन सेलेक्ट सर वो करेंगे। जब मैंने इंस्टॉल किया था तो वो हो गया था स्क्वाड का, एचआर का नहीं हुआ था, इसलिए कि सर स्कॉट सैंपल में वैसे ही आता है। सैंपल मैंने अनचेक किया हुआ, अच्छा, हाँ, फिर सिर्फ एचआर। उसने एचआर नहीं किया था, स्क्वाड का कर लेंगे जी आप। सर रूट से हूँ, लेकिन वो स्क्रिप्ट कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कर दिया हुआ आपने। ओके जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है जी। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि आपकी डेटाबेस चल रही है कि नहीं, ps-ef pipe grep pmon करें तो आप ये देखें db11 gkd नाम से डेटाबेस चल रही है। प्रोसेस मॉनिटर। हाँ जी, SQL प्लस करके sys dba आपका पासवर्ड दे दें, आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो गई। डेटाबेस को शट डाउन करना हो तो शट डाउन इमीडिएट कर दें। ये आगे चल के पढ़ेंगे हम शट डाउन क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता क्या मतलब है। ये वेट करें टिल नेक्स्ट एपिसोड। ये एस फोन का बड़ा भाई होता है। हाँ, स्टार्टअप। ठीक है, कुछ चीजें जो आगे चल के आपको समझ आएंगी। ठीक है सर, वैसे मैं पूछ रहा था, मैंने कहा हाँ, ये एक प्रोसेस है, pmon एक प्रोसेस है, प्रोसेस मॉनिटर, जो कि ओरेकल जब चलती है तो बैकएंड पे ये भी चल रहा है। तो बहुत सारे हैं, कोई एस मॉन अच्छा सर, ये देख लें। जनरल हाँ। लिनक्स का वो हाँ। है, जैसे प्रोसेस हाँ। बैकएंड पे चल रहा है। यस यस, लाइनक्स में देखें, लाइनक्स और यूनिक्स में प्रोसेस ओरिएंटेड है, विंडोज में सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है वैसे जी? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो मेमोरी में रिजाइड करके कर रहा हो प्रोग्राम और जो एग्जीक्यूट हो रहा हो, जो रन हो रहा हो, उसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब लाइनक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं बैकएंड पे। ठीक है जी, प्रोसेस करते क्या है, वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होते हैं, मेमोरी में जगह लेते हैं। हर प्रोसेस का एक नाम होता है, हर प्रोसेस की एक आईडी होती है, हर प्रोसेस का एक ओनर होता है। समझ आ रही है? प्रोसेस का नाम होता है, प्रोसेस का कोई आईडी होती है, प्रोसेस का कोई ओनर होता है। ये डिटेल्स होती हैं प्रोसेस की। अब लाइनक्स में अगर आप प्रोसेसेस देखना चाहें तो ps-ef की कमांड है, ps स्पेस -ef एंटर करेंगे तो ये सारे प्रोसेसेस जो इस वक्त लाइनक्स के ऊपर चल रहे हैं वो सारे आपको दिखा देगा। तो सर स्टॉप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखें, जैसे ये एक प्रोसेस है, इसकी PID 1 है। हाँ, जैसे विंडोज में टास्क में ये इसका ओनर रूट है और ये उसका नाम है ये प्रोसेस का। ठीक है, ये कितने टाइम से रन हो रहा है एंड सो बहुत सारी चीजें इसमें दिखा रहा है आपको। सर ये सारी कमांड्स नेट से मिल जाएंगी, सारी मिल जाएगी, आइडिया तो होना चाहिए ना ये क्या करना है आपने। तो ps-ef, ठीक है। अब आपको देखें ps-ef किया तो बहुत सारे प्रोसेसेस तो वो ऊपर निकल गए। मैं चाहता हूँ आपको पेज वाइज दिखाए, तो आप करेंगे ps-ef, पाइप साइन देंगे और मोर,
तो आपको एक पेज दिखाएगा, फिर एंटर करेंगे दूसरा पेज दिखाएगा, फिर एंटर करेंगे, इसे पेज नहीं लाइन है। हाँ लाइन एंटर करेंगे तो लाइन वाइज, और स्पेस प्रेस करेंगे तो पेज वाइज दिखाएगा आपको। ठीक है, आपको सारे प्रोसेस वन बाय वन। कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आपने देखना हो, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, लेट मैंने सारे प्रोसेसेस नहीं देखने। ये मैं एंटर करूंगा, सारे प्रोसेस दिखा, मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोसेस देखना है तो मैं करूंगा PS-EF पाइप साइन ग्रेप और आगे प्रोसेस का नाम दे दूंगा। लेट से मैं ऐसे प्रोसेस सारे देखना चाहता हूँ जिनमें पी किसी भी जगह आता है, तो ये सारे पी वाले इसमें मुझे दिखा दिए। मैं चाहता हूँ एक प्रोसेस है पी मॉन के नाम से, वो देखना चाहता हूँ, वो मुझे उसने दिखा दिया कि ये एक प्रोसेस है, ये उसका नाम है ओरा पी मॉन DB11G और ये ओरेकल इसका यूज है। तो आप कोई प्रोसेस देखना चाहें तो PS-EF और आगे पाइप साइन ग्रेप और आगे प्रोसेस का नाम देने तो वो आपको प्रोसेस दिखा दें। तो पी मॉन एक ओरेकल का प्रोसेस है, जब आपकी डेटाबेस स्टार्ट हुई हो तो ये प्रोसेस रन हो रहा होता है। अगर मैं डेटाबेस शट डाउन कर दूं तो PS-EF करूंगा तो मुझे ये वाली एंट्री दिखाएगा नहीं, इसका मतलब प्रोसेस नहीं चला, इसका मतलब डेटाबेस कोई नहीं चला। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।